राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 1 में व्यवहारवाद की इम्पोर्टेंस और उसकी जो लिमिटेशंस है इन पर परिचर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले 2 व्याख्यान में आपको व्यवहारवाद का अर्थ, विकास और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के जो 8 लक्षण बताए हैं उनके बारे में आपसे परिचर्चा की। आज हम व्यवहारवाद को इवैल्यूएट करेंगे। व्यवहारवाद की अगर हम योगदान की बात करें तो व्यवहारवाद क्रांति जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई, उसका परिणाम क्या हुआ कि व्यवहारवादियों और जो ट्रेडिशनल विचारक थे यानी परंपरागत विचारक और व्यवहारवादियों के बीच एक हम ये कह सकते हैं एक शीत युद्ध का जो है इनिशियली एक माहौल पैदा हुआ था, जो कि लेटर ऑन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बिहेवियरलिज्म का अपना इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन पर। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, व्यवहारवाद जो है केवल मात्र एक अप्रोच नहीं है, एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि बिहेवियरलिज्म ने पॉलिटिकल साइंस के जो सारा सब्जेक्ट मैटर था उसे एक नया रूप प्रस्तुत किया है। यह केवल एक सुधार आंदोलन नहीं है, इसने पॉलिटिकल साइंस को नई वैल्यूज़, नई भाषा, नई अध्ययन पद्धतियाँ, नई दिशाएं और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो है एक एम्पीरिकल वैज्ञानिकता प्रदान करी। तो व्यवहारवादी क्रांति ने जो है पॉलिटिकल साइंस के लक्ष्य, स्वरूप, विशेषेतर, पद्धति, विज्ञान सबको बदल दिया। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि अब राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति का विज्ञान भी बन गई, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स हो गई। ठीक है, उसने पॉलिटिकल साइंस को जो है एक नई दिशा और एक नया आयाम दिया। बिहेवियरलिज्म ने पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक अप्रोच दिया और उसका क्या परिणाम हुआ? पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन क्षेत्र जो है वो व्यापक बना दिया। ठीक है, और ये बताया कि पॉलिटिकल साइंस का जो अध्ययन है उसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन को जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया, यानी बिहेवियरलिज्म ने पॉलिटिकल साइंस के का जो अध्ययन है उसको एक नई सोच और एक व्यापक सोच दी और पॉलिटिकल साइंस को जो है अन्य सोशल साइंसेस के साथ उसके अध्ययन करने पर बल दिया। यानी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन को अंतर अनुशासनात्मक बनाने की बात की। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जिसे हम कहते हैं उसकी बात उन्होंने की। अभी तक बिहेवियरलिज्म से पहले तक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे या हम कहेंगे जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो नैतिक मूल्य व आदर्श की बात करते थे, लेकिन बिहेवियरलिज्म ने क्या कहा? उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का काम किया। ठीक है, उन्होंने इस बात पर एम्फेसिस दिया कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो संबंध है वो क्या है, न कि क्या होना चाहिए। यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जो है मूल्य और आदर्श के अंदर डिफरेंशिएट करना होगा और उन्हें जो है फैक्ट्स का अध्ययन करना होगा। मूल्य और आदर्श में डिफरेंशिएट नहीं, मूल्यों को अलग करके जो है फैक्ट्स की बात करनी होगी। और क्या है मतलब कहने को तो आप ये कह दो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर पॉलिटिकल साइंस में या एक्चुअल पॉलिटिक्स में क्या होता है उन्होंने इस बात के अध्ययन पर बल दिया।
फिर उसी के साथ साथ बिहेवियरलिज्म ने जो है संस्थाओं के स्थान पर, इंस्टीट्यूशंस के स्थान पर उन्होंने व्यक्ति के पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन की बात की। यानी अध्ययन जो है अब इंस्टीट्यूशंस का नहीं होना, जैसे हम लेजिस्लेचर का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्थापिका है वो बनती किससे है? वो इंडिविजुअल से बनती है। तो आपको व्यक्ति के उस पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन करके उसका एनालिसिस करना है, तभी जो है आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, व्यवहारवादियों ने जो साइंटिफिक एम्पिरिज्म की जो बात की, उसके माध्यम से उन्होंने नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ, नए मापक और नूतन क्षेत्र प्रदान किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है बिहेवियरलिज्म का, वो ये है कि उन्होंने नए मतलब अध्ययन पद्धतियों के लिए नए टूल्स एंड टेक्निक्स दिए, जैसे कि साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, केस मेथड, सोशियोमेट्री सिस्टम, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये सब जो है व्यवहारवादियों ने पॉलिटिकल साइंस को दिए। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो स्टडी है उसे अब क्वांटिफाई किया जाना चाहिए, और उस क्वांटिफिकेशन के लिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को नए टूल्स और टेक्निक्स भी दिए। ठीक है, अब जो है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत न केवल मतदान व्यवहार की बात की, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी उन्होंने कहा कि इसी पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर मैं संक्षेप में व्यवहारवादियों के कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो व्यवहारवादियों ने जो है नए टूल्स और टेक्निक्स दी, उन्होंने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात की, और उन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस को जो है का जो अध्ययन है उसे इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक बनाने की बात की। और ये जो है व्यवहारवादियों का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। बेसिकली व्यवहारवादियों ने पॉलिटिकल साइंस को जो है एक नया डायमेंशन प्रदान करने की बात की, और पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप था, अध्ययन का जो स्कोप था, उसे व्यापक बनाया। व्यवहारवादियों की महत्व के बावजूद भी उनकी अपनी कुछ कमियां हैं। ये जो कमियां हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे मेजर लिमिटेशन है पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म की, वो है उनका मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। इस मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे वो नीति निर्माण, सक्रिय राजनीति और समाज की जो तत्कालीन और दूरगामी समस्याएं थी उनसे जो है पूरी तरह से पृथक हो गए। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उनका जो अध्ययन था वो पूरी तरह से एक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की उन्होंने बात की, लेकिन जैसा कि लियो स्ट्रॉस ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि इस मूल्य निरपेक्षता का जो परिणाम है वो बेसिकली मूल्य निरपेक्ष न होकर उन्होंने अपने ही मूल्यों को जो है प्रोपोगेट किया। क्योंकि एक तरफ तो व्यवहारवादियों ने बात की मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की, लेकिन व्यवहारवादियों के द्वारा जितने भी सिद्धांत दिए गए वो लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल ही थे। ठीक है, इसीलिए जो है इनको कहा गया कि वो बात तो उन्होंने मूल्य निरपेक्षता की, लेकिन इनके खुद के जो वैल्यूज़ थे उन्होंने मतलब बेसिकली इनका जो अध्ययन था वो मूल्य निरपेक्ष नहीं था। फिर दूसरा कि वो उन्होंने अपने जो निष्कर्ष और मान्यताएं दी, ठीक है, उसको उन्होंने उसको ही स्थापित करने की कोशिश करी।
ठीक है। और उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि जैसे हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करा है, तो उन्होंने उसी चीज़ पर बल दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि कुछ लोग कहने लगे कि उनका जो पूरा एक एटीट्यूड था वो जो है वो अहंकारी होने लगा, और मूल्यों निरपेक्षता के नाम पर जो है उन्होंने बहुत पैसे भी खर्च किए। दूसरी इसकी जो आलोचना की गई वो ये है कि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन की बात की, कि हम मानव व्यवहार का अध्ययन करके जो है मानव व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मर्क्यूरियल है, वो चेंज हो सकता है और बहुत जल्दी चेंज भी होता है। यानी एक व्यक्ति एक ही सर्कमस्टांसेस पर हमेशा सिमिलरली रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम मानव व्यवहार के बारे में जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अलग अलग इंडिविजुअल सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। इवन एक सेम इंडिविजुअल भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। इसीलिए जो व्यवहारवादी थे वो मानव व्यवहार के बारे में जो है वो एक भविष्यवाणी या जो उन्होंने कहा था पूर्वानुमान वो नहीं लगा सके। फिर बेसिकली व्यवहारवादियों ने इस बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नेग्लेक्ट करा कि दैट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड नेचुरल साइंसेस। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा पॉलिटिकल साइंस बहुत अधिक जटिल परिवर्तनशील है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? इंडिविजुअल का। जबकि नेचुरल साइंसेस के अंदर हम नॉन लिविंग एंटिटी का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो नेचुरल साइंसेस के अंदर जो है सिद्धांत निर्माण बहुत आसान है। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी ही बनाएगी, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। लेकिन क्या कभी दो इंडिविजुअल मिलकर हमेशा एक ही चीज़ बनाएंगे? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि पॉलिटिकल साइंस में हम इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हैं जिनका अपना एक विवेक है, अपनी एक सोच है, जबकि नेचुरल साइंसेस के अंदर ऐसा नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस की तरह ही अध्ययन करना ये इम्पोर्टेंट, मतलब जो अध्ययन करना है ये मुश्किल है। एक और लिमिटेशन जो व्यवहारवादियों की रही वो है उन्होंने टेक्निक्स पर जो है इम्पोर्टेंट एम्फेसिस दिया, अत्यधिक बल दिया। और इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने विषय वस्तु को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स के जो प्रयोग है उस पर जोर दिया, और उनका ये मानना था कि शोध के अंदर जो टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए वो परिष्कृत हो। एज अ रिजल्ट शोध का उद्देश्य क्या है, ये जो बात थी वो गौण हो गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने जो अध्ययन किया वो अध्ययन जो था वो सोशली इररेलेवेंट अध्ययन हो गया। फिर जो व्यवहारवाद की जो अध्ययन पद्धति है वो बहुत ही एक हम बात करें तो एक खर्चीली पद्धति है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखें तो व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उनका जो अध्ययन था वो सोशली इररेलेवेंट निकला, और इसके अध्ययन का समाज को वास्तव में कोई भी जो था वो फ़ायदा नहीं मिला। फिर व्यवहारवादियों ने जिस लैंग्वेज का प्रयोग करा वो बहुत भारी भरकम साइंटिफिक लैंग्वेज थी, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें तो शब्दांबर के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं था। जैसे वकील अपने पक्ष के लिए दलीलें देता है, उसी तरह से बिहेवियरलिस्ट के द्वारा एक शब्द जाल को बुना गया।
ठीक है। जैसे एसपी वर्मा के शब्दों में, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला जो है वो शब्द जाल जो था वो आविष्कृत कर लिया। तो एक मतलब हम बात करें तो शब्दों का एक आडंबर उन्होंने बना दिया। तो ये व्यवहारवादियों की कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी इस फैक्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बिहेवियरलिज्म जो है उसने पॉलिटिकल साइंस को एक न्यू डायरेक्शन, नया आयाम, नई दिशा, नवीन अध्ययन पद्धतियाँ दी और राजनीति विज्ञान का जो आयाम था उसे व्यापक बनाया और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वो आगे लेके गया। आज हमने व्यवहारवाद की जो है आलोचनाएं, लिमिटेशंस और उसकी जो उपलब्धियां हैं उस पर परिचर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।